दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ज़्यादातर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले आपकी समस्याएं बढ़ेंगी और उसके बाद आराम आएगा। ये कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। इसके अलावा इसके उलट कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो शुरुआत में आपकी कंप्लेंट्स बढ़ेंगी और उसके बाद आपको रिलीफ आना चालू होगा। ये बात मैं कर रहा हूँ उन लोगों की जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं और जिनका कोई होम्योपैथी से मतलब नहीं है। ये बात मैं पेशेंट्स की कर रहा हूँ। तो एक तो पेशेंट्स होते हैं जो ऐसी बात करते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको ये कॉमनली एक मिथ होता है कि होम्योपैथी की दवा पहले एग्रावेशन करती है, और एक्चुअली इसमें गलती होम्योपैथिक स्टूडेंट की नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिन टीचर से पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली उन टीचर्स के दिमाग में भी यही होता है, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस या तो पूरी तरीके से कर नहीं रहे होते हैं या उनको अपना प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस नहीं होता उन टीचर्स को। तो वो अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये डाल देते हैं कि होम्योपैथी की दवाएं एग्रावेट कर सकती हैं। इवन दो हमने अपने टीचर्स को भी देखा जिन्होंने हमारे दिमाग में भी ये डालने की कोशिश करी कि होम्योपैथी की दवा एग्रावेट कर सकती हैं। खास करके एक दवा होम्योपैथी में ऐसी है जो एग्रावेशन के लिए बहुत बदनाम है, और उस दवाई का नाम है सल्फ़र। ये आप ज़्यादातर होम्योपैथी के स्टूडेंट्स को ये कहते सुन लेंगे कि सल्फ़र खा ली तो वो एग्रावेशन करेगी, वो आपकी समस्याओं को बढ़ाएगी। या कई बार क्या होता है कि जो कुछ ऐसे होम्योपैथिक कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो मुझसे कोचिंग ले रहे हैं या कभी ना कभी मेरे संपर्क में रहे हैं, मेरी क्लिनिक पर बैठ रहे हैं, है ना। तो वो जब मेरे यहाँ दिखाने के लिए आते हैं और अगर मैंने उनको बाज़ार का पर्चा बनाया और मैंने अगर उनको सल्फ़र लिख दिया तो आप ये मान के चलिए कि वो 2 दिन के बाद ज़रूर आने वाला है और ये कहने वाला है कि आपने मेरे को सल्फ़र दे दिया और मेरी समस्याएं बढ़ गई। तो आज का जो वीडियो है वो इसी मिथ को एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है कि होम्योपैथी की दवाई लेने के बाद आपको एग्रावेशन होता है। अगर हाँ तो वो क्या है, और अगर नहीं तो उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इस मिथ का आपको आंसर दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है होम्योपैथी की दवा का कोई एग्रावेशन नहीं होता। ये बात आप समझ लीजिए। और जिन केस में एग्रावेशन होता भी है वो किसी और वजह से होता है, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको 1 बाय 1 दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन मैं 2 तरीके से दूंगा। पहले मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जो होम्योपैथी के टच में नहीं है, जो सिर्फ पेशेंट्स हैं, उनको मैं उनकी लैंग्वेज में समझाऊंगा। और फिर मैं होम्योपैथी के स्टूडेंट्स को ये समझाऊंगा कि कई बार जब आप होम्योपैथी की दवा लेते हो और आपकी समस्या बढ़ जाती है तो उसके पीछे कौन सा एग्रावेशन होता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे पेशेंट समझिए कि अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपकी समस्याएं अचानक बढ़ जाती हैं तो इसका क्या मायने निकालें आप। क्या आपको ये सोचना है कि ये होम्योपैथी की दवाई का एग्रावेशन है? तो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि ये होम्योपैथी की दवाई का एग्रावेशन है। तो फिर ये क्या क्या हो सकता है, आप 1 बाय 1 आपको मैं जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बताऊँगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास मरीज़ ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है तो वो बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स खा रहा होता है। आप सभी लोग जानते हैं जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो आपकी कंप्लेंट्स को सप्रेस करके रखता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी पेनफुल कंडीशन के लिए एलोपैथी का इलाज ले रहे हैं, जोड़ों के दर्द के लिए इलाज ले रहे हैं, तो आप पेन किलर्स खा रहे होगे। अगर आपको नींद नहीं आती, आप नींद के लिए नींद की स्लीपिंग पिल्स ले रहे होगे। अब अगर आप इनको लेते हुए किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब मैं एक तो नींद की गोलियां खा रहा हूं और मैं जोड़ों के दर्द हैं मुझे और मैं जोड़ों के दर्द की दवाई खा रहा हूं, तो क्या होगा, ज़्यादातर जब होम्योपैथी वाले अपनी दवा चलाते हैं तो वो एलोपैथिक रेमेडीज़ को एकदम बंद कर देते हैं। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो 5 साल से कोई पेन किलर खा रहा हो और अचानक वो होम्योपैथी की दवाई ले और होम्योपैथ उसको ये बोल दे कि आपको मेरी दवाई के साथ में अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं खानी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या होगा। जो 5 साल से जिन दवाइयों को खाकर सो रहा हो या जो 5 साल से जिन दवाइयों को खाकर अपने जोड़ों का दर्द कम कर रहा हो और अचानक आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आपके दर्द बढ़ जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपको क्या लगेगा, मैंने कल से होम्योपैथी की दवाई लेना चालू की है और मेरी समस्याएं बढ़ गई। तो आज जो आपकी समस्या बढ़ी है वो होम्योपैथी के दवाई के कारण नहीं बढ़ी है, आपने जो अंग्रेजी दवा छोड़ी है जिन पर आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो गई थी उसकी वजह से बढ़ी है। एक प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपने जैसे होम्योपैथी की दवाई चलाना चालू की किसी कंप्लेंट के लिए, मालूम पड़ा मरीज जोड़ों के दर्द का आया, आपने जोड़ों की दवाई दर्द की दवाई दी, जोड़ों के दर्द की दवाई दी मरीज को, और वो 2 दिन बाद आके कहता है साहब आपकी दवाई ने तो मुझे एग्रावेशन कर दिया, मुझे दस्त लग गए, जबकि ये दस्त उसके नेचुरल थे। जब हम किसी भी क्रोनिक प्रॉब्लम का इलाज मरीज का करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मरीज के जोड़ों के दर्द का इलाज कर रहा हूँ, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, तो उसका इलाज 6-7 महीने चलने वाला है। अब आप ये मान के चलिए कि क्या 6-7 महीने जब तक उसका इलाज मतलब मेरा इलाज चलेगा जब तक, तो क्या उसको कोई नई बीमारियां नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। उसको सर्दी खांसी जुकाम भी होगा, उसको सीजनल प्रॉब्लम भी होगी, उसको इन्फेक्शंस भी होंगे इस बीच में। तो जब भी आप ये कहोगे कि मैंने आपकी दवाई बदली है और ऐसे में मरीज को सर्दी खांसी हो जाती है या दस्त लग जाते हैं, तो मरीज सबसे पहले ये सोचता है कि आपकी दी हुई दवाई से एग्रावेशन हो गया और वो दवाई बंद कर देता है। 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी, आपने मरीज को किसी कंप्लेंट के लिए कोई दवाई दी और मरीज से ये कहा कि आपको ये चीज़ नहीं करना है मेरे ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे मरीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको नीज में पेन है। आप सब जानते हैं जब हमको घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है और हम उसका इलाज करते हैं तो मरीज को ये मना करते हैं कि आपको पालती मार के नहीं बैठना है। अब क्या किया आपने, बहुत अच्छी दवाई सिलेक्ट करके मरीज को दी, लेकिन मरीज ने आपकी बात नहीं मानी और उसने क्या किया, खूब पालती मार के बैठा तो वो आके आपको ये कहेगा, जब आप उससे नेक्स्ट विजिट में पूछेंगे बताइए कैसा आराम है, तो मरीज आपसे कहेगा आराम है, जब मैं आपके पास आया था तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी, अब मुझे ज़्यादा समस्या हो रही है। तो आपको तुरंत क्या बोलेगा वो कि आपकी दवाई से दर्द बढ़ गया। जब आप ऐसी कंडीशन से फेस करते हो, ऐसे कंडीशंस को फेस करते हो, तो कई बार होम्योपैथिक जो बिगिनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी ये दिमाग में बैठ जाता है कि यार होम्योपैथी की दवाई तो एग्रावेट कर रही है, और वो क्या करता है, वो फटाफट अपनी दवाई चेंज कर देता है। और ये वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि उसकी दवाई का सिलेक्शन ज़्यादातर केस में सही होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसा मैंने आपसे कहा कि या तो उसने एलोपैथिक ड्रग छोड़ा है इस वजह से कंप्लेंट बढ़ी है, या उसने कोई परहेज नहीं किया है, हमने जिस परहेज के लिए बोला था इसलिए कंप्लेंट बढ़ी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? या उस दौरान, जिस दौरान आप किसी एक कंप्लेंट का इलाज कर रहे हैं, उस दौरान उसको कोई नई समस्या हो गई है, मरीज जिसको कह रहा है कि आपकी दवाई से एग्रावेशन हुआ है। तो ये तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कि होम्योपैथी की दवा एग्रावेट नहीं करती, लेकिन कहीं लगता क्यों है कि ये एग्रावेट कर रही होगी।
तो आशा करता हूं कि मेरे सभी पेशेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मेरी बात क्लियर हुई होगी। दोस्तों, अब मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो पर्टिकुलरली मेरे जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, मेरे साथी होम्योपैथिक डॉक्टर्स और जो मेरे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उनके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के इस आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, होम्योपैथी में एग्रावेशन आप 3 तरह के पढ़ते हो। एक होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है, एक मेडिसिनल एग्रावेशन होता है और एक डिजीज एग्रावेशन होता है। अगर आपने ये तीनों एग्रावेशन आज अच्छी तरीके से समझ लिए तो ये मेरा दावा है, ये मेरी आपको गारंटी है, ये मेरी आपको श्योरिटी है कि आप ज़िंदगी में कभी ये मिथ आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि होम्योपैथी की दवा एग्रावेट करती है। बस आप अच्छी तरीके से इन तीनों एग्रावेशंस को समझ लीजिए, होम्योपैथिक एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन और डिजीज एग्रावेशन। आपको ये अचंभा होगा जानकर कि मेरी इस 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत कम केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मैंने होम्योपैथिक एग्रावेशन देखा हो, मुश्किल से मुझे याद तक नहीं होगा, या मैंने मेडिसिनल एग्रावेशन देखा हो। ज़्यादातर जो एग्रावेशन आप अपने पेशेंट्स में देखते हैं वो डिजीज एग्रावेशन होता है, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं होता। ऐसा मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन की। तो देखिए दोस्तों, आपने ऑर्गेनन में क्या पढ़ा हुआ है? ऑर्गेनन में पढ़ा हुआ है कि जब आपकी समस्याओं में स्लाइट इंटेंसिफिकेशन हो, क्या पढ़ा है आपने होम्योपैथिक एग्रावेशन? इट इज द स्लाइट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट बट पेशेंट फील्स कंफर्टेबल। ये तो हम हमेशा ही भूल जाते हैं। होम्योपैथिक एग्रावेशन मरीज की समस्याओं में हल्की सी बढ़ोतरी होती है, हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद भी मरीज को फील अच्छा होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने जितने भी लोगों को एग्रावेट होते हुए देखा है, या आपको जब लगता है कि मैंने दवाई दी और मरीज को होम्योपैथिक एग्रावेशन हो गया, तो क्या मरीज ये कहता है कि हाँ हाँ हो जाने दो एग्रावेशन, कोई बात नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है? कोई मरीज एग्रावेशन में कभी अच्छा फील करता है? तो फिर ये होम्योपैथिक एग्रावेशन कैसे हो सकता है? होम्योपैथिक एग्रावेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डॉक्टर हैनीमन लिख गए वो चीज़ गलत है। होम्योपैथिक एग्रावेशन होते हैं, पर वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इतने थोड़े समय के लिए होते हैं कि मरीज उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। दूसरा, चूंकि होम्योपैथिक एग्रावेशन मरीज के कंप्लेंट्स में आने वाली थोड़ी सी बढ़ोतरी है, और इसके बावजूद भी पेशेंट कॉन्फिडेंट फील करता है जब वो होम्योपैथिक एग्रावेशन उसकी बॉडी में हो रहा होता है, तो पेशेंट शिकायत क्यों करेगा? उसको तो उस समय फीलिंग अच्छी हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास मरीज बुखार का आया है, सर्दी खांसी का आया है, मैंने मरीज को दवाई दी, मरीज 2 दिन बाद आया मेरे पास और मरीज ने कहा हाँ साहब पहले से मुझे आराम है, मुझे समस्याएं कम हो रही हैं, मुझे फीलिंग्स अच्छी हो रही हैं, मेरे हाथ पैरों का दर्द कम है, मेरे को उतनी कमजोरी नहीं लग रही। मैंने मरीज को थर्मामीटर लगाया, जब 2 दिन पहले मेरे पास आया था तब भी उसका बुखार 104 था, और अब भी आया, इस समय भी मैंने उसका थर्मामीटर से फीवर चेक किया तब भी 104 आ रहा है। इसके बावजूद भी मरीज क्या कह रहा है कि नहीं मैं पहले से ठीक हूं। ये है होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो आप अपने खुद दिल से पूछिए कि आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिनको एग्रावेशन हो और वो ये कहें कि नहीं साहब हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, और डॉक्टर को दिख रहा है कि नहीं इसको डिजीज एग्रावेट हुई है। इसको कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो होम्योपैथिक एग्रावेशन जो आप समझते हो कि सल्फर देने के बाद हो जाएगा या किसी के, ये बहुत कम मिलता है। अब बात करते हैं मेडिसिनल एग्रावेशन की। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मेडिसिनल एग्रावेशन भी मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कम देखा है। और मुझे एक केस याद है मर्कसोल का। एक लेडी मेरे पास आई थी जिसने मुंह में छाले बताए थे और मैंने उसको मर्कसोल के कुछ डोजेज दिए, और उस समय वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही उसने मर्कसोल खाया, उसके बच्चे
को मुंह लाल होने लग गया और उसको लार आने लग गई, मतलब उसके बच्चे को वो मेडिसिन का एग्रावेशन हो रहा था मतलब थ्रू दी मदर्स मिल्क। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, तो मैंने पहले मर्कसॉल उसको चलाना बंद की, कोई और इंडिकेटेड रेमेडी चलाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि मरीज बार बार मर्कसॉल के सिम्टम बता रहा था, तो मुझे फिर उसकी माँ को मर्कसॉल देना पड़ा, तो फिर उसकी माँ में भी एग्रावेशन हो जाए, उसके बच्चे में भी एग्रावेशन हो जाए। तो ऐसा मैंने 2 या 3 बार चेक किया, तब मैंने ये मान के चला कि उसको मर्कसॉल के लिए वो आइडियोसिंक्रेटिक है। जो मरीज किसी मेडिसिनल सब्सटेंस को एग्जाजरेटेडली रिएक्ट करते हैं, उसको हम आइडियोसिंक्रेटिक पेशेंट कहते हैं। मेडिसिनल एग्रावेशन कब होता है? जब कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से आइडियोसिंक्रेटिक है, हाइपर ससेप्टिबल है, या उस मेडिसिन को आपने बहुत ज़्यादा पोटेंसी में रिपीटेडली दिए चले जा रहे हैं, आप इतना दिए चले जा रहे हैं कि उस दवाई की प्रूविंग हो रही है आप पर, तब कहीं जाके मेडिसिनल एग्रावेशन होगा। मतलब आज अगर किसी को आप रेस्टॉक्स 1M या 10M खिलाना चालू करते हैं, दिन में 4 बार खिलाते हैं और उसको 10-10, 15-15 दिन तक खिलाते रहते हैं बिना ये देखे कि मरीज में हो क्या रहा है, तो धीरे धीरे रेस्टॉक्स के सिम्टम उसमें आना चालू हो जाएंगे। इसको कहते हैं मेडिसिनल एग्रावेशन। तो आप खुद अपने दिल से पूछिए, आपने इतने ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें बिना देखे आप दवाई दिए ही चले जा रहे हो और उसमें दवाई के सारे सिम्टम आए चले जा रहे हैं। तो मेडिसिनल एग्रावेशन भी आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। सिर्फ ये हमारी सोच है कि हमने सल्फर दे दिया, सल्फर के 1 डोज से ही मरीज को एग्रावेशन हो गया। वो सिर्फ उसी केस में होगा जब मरीज आइडियोसिंक्रेटिक होगा, जो बहुत कम मिलता है। पर हम सल्फर को इतना बदनाम किए हुए हैं कि सल्फर 200 का 1 डोज खा लिया, 30 का 1 डोज खा लिया तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में होने वाला है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी एक ऐसे प्रिंसिपल पर काम करती है, एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिनकी दवाइयों को आपके ऊपर काम करने के लिए ससेप्टिबिलिटी चाहिए। अगर मेरे शरीर में सल्फर के सिम्टम नहीं है तो मैं सल्फर के लिए ससेप्टिबल ही नहीं हूँ। तो अगर मैं 1 या 2 डोज सल्फर के खा भी लूँगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उस केस में होगा अगर मैं सल्फर के लिए ससेप्टिबल हूँ, और उसमें भी एग्रावेशन नहीं होगा। जो होगा मुझे आराम आएगा। हाँ, एग्रावेशन तब होगा जब मैं बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी रिपीटेडली खाता चले जाऊँ विदाउट ये देखे हुए कि मेरे शरीर में क्या चेंज आ रहा है उससे, तब कहीं जाके मेरे शरीर में सल्फर की प्रूविंग होगी और मेडिसिनल एग्रावेशन होगा, या फिर मैं आइडियोसिंक्रेटिक होऊंगा तो होगा। तो आप समझ गए, मैंने आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन एक्सप्लेन कर दिया, मेडिसिनल एग्रावेशन एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं डिजीज एग्रावेशन की। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों कि ये ज़्यादातर आपके मरीज में होने वाला एग्रावेशन डिजीज एग्रावेशन होता है। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास किसी समस्या को लेकर आया और आपने उसको जो दवाई दी वो एक्चुअली सही सिमिलिमम नहीं थी, वो करेक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं था, और आपने मरीज को जो खिलाया वो दवाई चूंकि उसके लिए वो गलत दवाई है तो वो उसके लिए ससेप्टिबल ही नहीं है। तो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद अगर वो पेशेंट आपके पास आता है और कहता है मेरे तो साहब जोड़ों को दर्द बढ़ गए आपकी दवाई देने के बाद, तो आप क्या करते हो? आपको लगता है कि आपकी दवाई गलत है और आप दवाई बदल देते हो। यहाँ पे दवाई गलत तो है, लेकिन एक्चुअली दवाई ने एग्रावेशन नहीं किया है, दवाई तो बेचारी काम ही नहीं कर पाई क्योंकि आपने गलत दवाई का चुनाव किया था। तो फिर दर्द क्यों पड़े? दर्द एक्चुअली उसको जो बीमारी है, उसको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो बीमारी प्रोग्रेस कर रही है। एक्चुअली आपकी दवा से एग्रावेशन नहीं हुआ। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको बुखार है, आपको 101 फीवर है, आपने उसको दवाई दी मरीज को, आप मान लीजिए आपने गलत सिलेक्शन अगर किया है होम्योपैथिक दवाई का, तो 1 या 2 डोज या 3 डोज देने से आपकी मरीज पर वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो ससेप्टिबल ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि मेडिसिन का सिलेक्शन गलत है। लेकिन मरीज को जिस टाइफॉइड है, मरीज को अगर वायरल है, तो उसको बुखार तो बढ़ेगा ना, वो अपने नेचुरल कोर्स में बढ़ रही है बीमारी, और आपको लग रहा है कि आपकी दवाई बढ़ा रही है।
आप समझ गए। तो ज़्यादातर केस में हम मेडिसिन का सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते, या मेडिसिन अभी हमने चालू की है, अभी उसका एक्शन भी नहीं हो पाया, और जब तक बीमारी बढ़ गई और हम क्या कहते हैं कि ये तो होम्योपैथिक एग्रावेशन है, ये तो मेडिसिनल एग्रावेशन है। नहीं, ये डिजीज़ का नेचुरल एग्रावेशन है। ये डिजीज़ अपने आप में बढ़ रही है, अभी तो दवाई आपकी उस डिजीज़ को रोक ही नहीं पाई है। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। जब तक आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं चला लेंगे, तब तक वो बीमारी आपकी मेडिसिन से रिएक्ट ही नहीं करती, आप उतना कंट्रोल ही नहीं कर पाती आपकी मेडिसिन, और वो बीमारी अपने नेचुरल कोर्स में बढ़ रही होती है, और आपको क्या लगता है कि आपकी दवाई एग्रावेट कर रही है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि मैंने यहाँ पर आपको मेडिसिनल एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन और डिजीज़ एग्रावेशन एक्सप्लेन किया। ज़्यादातर केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एग्रावेशन आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस में देखते हो वो एक्चुअली डिजीज़ का एग्रावेशन होता है। वो या तो डिजीज़ अपनी नेचुरल कोर्स में बढ़ रही होती है, या फिर मरीज ने, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि मरीज डिजीज़ के अकॉर्डिंगली जो आपने परहेज बताया है वो नहीं कर रहा है, इसलिए बीमारी बढ़ रही है, या फिर जिस दौरान आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसको कोई नई बीमारी हुई है जिसको पेशेंट आके ये कह रहा है कि आपकी दवाई ली और मुझे समस्या बढ़ गई, आपने जोड़ों की दवाई दी और मुझे दस्त लग गए, जबकि वो दस्त नेचुरल थे, वो किसी और एग्जिस्टिंग कॉज की वजह, जो कि और किसी एक्साइटिंग कॉज की वजह से थे, आपकी दवाई से नहीं थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो कृपया करके जब भी आप किसी को ट्रीटमेंट दें या किसी से ट्रीटमेंट लें, और आपको जब भी कोई समस्या नई आए या आपकी पहले से मौजूद समस्या में बढ़ोतरी हो, तो कृपया करके होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको ये बताएं, और पहले से दिमाग में ये न डालें कि होम्योपैथी की दवा पहले एग्रावेट करेगी और फिर आराम करेगी। और अगर आप पहले से कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए और फिर आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हैं, तो कृपया करके उन एलोपैथिक ड्रग्स को धीरे धीरे छोड़ें, उनको ग्रेजुअली टेपर करें, तब कहीं जाके आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगी भी नहीं, और होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट आप ले पाओगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि होम्योपैथी की दवा एग्रावेट नहीं करती, या जो वो करती भी है, जैसे मैंने आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन बताया, मेडिसिनल एग्रावेशन बताया, वो कुछ और है, उसको ढंग से समझने की कोशिश आप करिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके सवालों का वेट करूँगा। आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मुझे लिख के दीजिए, मैं उसके आपको ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।